हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आपका अपना चैनल भारत दर्पण पर आप तमाम विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। इधर लगातार तबीयत कुछ बिगड़ती जा गई थी। बीते हुए कल में भी मैंने वीडियो नहीं बना सका। आज आपके सामने भारत पर विदेशी आक्रमण भारत पर विदेशी आक्रमण और एक बार मैंने पहले भारत पर जो यूरोपीय आए थे उसकी चर्चा किया था। आज प्राचीन भारत में जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये देखना है भारत पर पहला जो विदेशी आक्रमण या विदेशी आक्रमण होता तो क्यों। आक्रमण का उद्देश्य जैसे कहीं भी लूट होती है तो सामान्य अवस्था में वहां धन संपदा की आवश्यकता होती है, और जो विदेशी आक्रमण था उसका भी उद्देश्य धन संपदा प्राप्त करना, और साथ साथ जब उस वक्त घुमंतु राज थे, कहीं उनका स्थायी और ठिकाना नहीं था तो अस्थायी तौर पर कहीं सत्ता की प्राप्ति करना, वो भी उद्देश्य था। मध्यकाल में के पूर्व प्राचीन काल में आप पढ़ते हैं बहुत सारे लोग खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे। वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं, खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे। कोई स्थायी और ठिकाना नहीं था। चारागाह की खोज में या भोजन यापन की खोज में, जीवन यापन की तलाश में लोग बराबर भटकते रहते थे। और इन्हीं लोगों के द्वारा जो भटकाव, उसके कारण क्या बोलते हैं, भारोपीय भारत और यूरोप की भाषा देखिए आपस में मिलता जुलता है। संस्कृत का मातृ, लैटिन का मेटर, संस्कृत का पितृ, लैटिन का पेटर, देखिए मातृ पितृ माता पिता, ये मिलता जुलता बहुत सारे शब्द जो है एक, इसलिए भारत यूरोप का लैटिन, अंग्रेजी भारत का संस्कृत, हिंदी, ये सब कहलाता है भारोपीय भाषा। दोनों कहीं न कहीं एक जगह से अगर कुछ लोग पलायन करते इधर भारत चले आए, कुछ लोग पलायन करते हुए यूरोप चले गए, तो ये पलायन और अपने मूल क्षेत्र में वापस लौटने या यदि कोई ज्यादा विकास कर गया तो उस क्षेत्र में अपने को प्राप्त करने के लिए भी ये आक्रमण प्रति आक्रमण हुआ करता था। भारत पर जो पहला विदेशी आक्रमण है वो है हखमनी वंशी। हकमनी वंशीय जो ईरान का था, ये कहाँ का था, तो ये ईरान का था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 520 ईसा पूर्व, आज से तकरीबन 550 लगभग 2500 वर्ष पहले ईरान का हखमनी वंशीय शासक दारा प्रथम ने भारत पर प्रथम आक्रमण विदेशी के रूप में प्रथम आक्रमण किया। हिंदू कुश पर्वत पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश किया, जिसकी जानकारी जो है ईरान का ही पर्सिपोलिस अभिलेख, ईरान का ही पर्सिपोलिस अभिलेख एवं बेहिस्तून अभिलेख से मिलती, अर्थात इस आक्रमण की भारतीय इतिहास में कोई उल्लेख नहीं था। ये हमें ईरान के इतिहास से, ईरान के शिलालेख से इसकी जानकारी मिली। और कहा जाता है अशोक ने जो शिलालेख अंकित करवाया, ईरान के ही शिलालेख से प्रभावित होकर, ईरान के ही राजाओं के द्वारा अंकित शिलालेख से प्रभावित होकर उसने भारत में शिलालेख को अंकित करवाया, ऐसा माना जाता है। ये जाहिर सी बात है, भारत के इतिहास के पन्नों पर जो प्राचीन भारत की एक बहुत बड़ी कमजोरी रही, जीवन को नश्वर माना गया, इतिहास लिखने की परंपरा रही नहीं थी। उसके चलते हमारे जो अतीत में विकास किया, डेवलपमेंट किया, विज्ञान रिसर्च की खोज किया, वो आगे पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाया, यह बहुत बड़ी कमजोरी सिद्ध होगी। तो ईरान के हखमनी वंशीय शासक ने भारत पर आक्रमण किया, जो आज का भारत नहीं था, वर्तमान वो अफगानिस्तान और सिंध क्षेत्र तक ही था। वो भारतीय सीमा में जो वर्तमान भारत है उसमें वास्तव में प्रवेश कर नहीं पाए। लेकिन जब हम भारत बोलते हैं तब हिंदू कुश पर्वत के इस पार का पूरा क्षेत्र पहले भारत हुआ करता था। आज अलग बात है कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो देश के रूप में है। भारत पर दूसरा आक्रमण वो था सिकंदर, इसे सिकंदर महान शब्द के साथ ही प्रयोग किया जाता है। अलेक्जेंडर के नाम से भी इसे जाना जाता है। अलेक्जेंडर लगभग 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में यह भी हिंदू कुश पर्वत पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश करता है।
जहां इसे तक्षशिला का शासक तक्षशिला का शासक अम्भी तक्षशिला का शासक अम्भी ने इसका आत्मसमर्पण के साथ स्वागत किया। और जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया तो उस वक्त पश्चिमोत्तर भारत अर्थात आज का भारत जो वर्तमान है, सिकंदर भी इस वर्तमान भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं किया। वो भी वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र तक ही सिमट कर रह गया था। तो उस वक्त वर्तमान पश्चिमोत्तर अर्थात अफगानिस्तान और सिंध के क्षेत्र में 22 छोटे छोटे राज्य हुआ करता था, जिसमें तक्षशिला का शासक अम्भी ने उसका स्वागत किया आत्मसमर्पण के साथ, जबकि उसे कदम कदम पर जैसे योद्धय, अर्जुनायन, सीबी, मालव जैसे जो देश प्रेम राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत राष्ट्र छोटे छोटे राज्य थे, उससे कदम कदम पर सिकंदर को संघर्ष करना और लगभग उन 22 राजाओं में से 22 से किसी के साथ आने के क्रम में तो किसी के साथ लौटने के क्रम में उसे उन तमाम राजाओं से लड़ना पड़ा। ऐसा माना जाता है इसी युद्ध के दरमियान कोई विषैला तीर सिकंदर को लग गया, जिसका इलाज उसका चिकित्सक नहीं कर सका, क्योंकि जब उसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में होती है बेबीलोन आज का इराक में, तो उसका शरीर का रंग नीला पड़ चुका होता है। जहाँ विष के प्रभाव, क्योंकि प्राचीन काल में लोग धनुष में विष का प्रयोग करते थे, तीर धनुष में तीर में जो है सो विष का प्रयोग किया जाता था, तो शायद तो विषैला तीर उसको लग गया हो, इसका इलाज उसके चिकित्सक नहीं कर सके थे। तो सिकंदर को यहाँ पर योद्धे में उसे तो वहाँ की महिलाओं ने भी शिवी के साथ वहाँ के ब्राह्मण वर्ग ने भी कलम को फेंक कर हथियार उठा लिए थे। और ये तमाम युद्ध की जानकारी यहाँ भी है कि भारत के पन्नों पर इसकी उल्लेख नहीं, इसका उल्लेख यूनान के पन्नों पर है। यूनान के लोगों ने जाहिर सी बात है अपने राजा के पक्ष में लिखा, लेकिन भारतीयों की वीरता के वो कायल थे कि किस प्रकार से कदम कदम पर छोटे छोटे राज सिकंदर जैसे शक्तिशाली सेनाओं के साथ संघर्ष कर रहा। यूनान का इतिहास के पन्नों भारतीयों की वीरता, राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति से ओतप्रोत उन लोगों की राष्ट्र के प्रति जीवन को न्यौछावर करने की प्रेरणा से परिचित। सिकंदर महान भारत में मात्र 19 माह रहा। भारत में इसकी टोटल जो रहा ये 19 माह रहा और लगातार इसे संघर्ष करना पड़ा। सोचिए 19 माह है, किसी राजा से लड़ना पड़ रहा है, तो हर कदम कदम पर उसे संघर्ष करना पड़ रहा है। इन संघर्षों में सिकंदर की सेना को काफी क्षति पहुंची। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध लड़ा गया वो था हाईडेस्पिज का युद्ध। हाईडेस्पिज का युद्ध लड़ा गया जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। सिकंदर इस युद्ध में झेलम और ब्यास नदी के बीच एक छोटा सा राज पोरस के साथ संघर्ष कर रहा था। यदि शायद अम्भी का समय पर सहायता नहीं मिलता तो सिकंदर यहाँ पराजित भी हो सकता था। बाद में सिकंदर अम्भी के पोरस की वीरता से प्रभावित होकर उसकी बाकपटुता, उसकी साहस को देखते हुए उसका राज और झेलम और ब्यास के बीच का जो अन्य छोटे राज थे उसे भी उसने अम्भी की पोरस को वापस कर दिया था। लेकिन सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने का वर्तमान भारतीय सीमा में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? यूनान का इतिहासकार इस पर लगभग मौन है। उसका कहना है कि सेना बारंबार इस बात को उद्धृत कर रहा था कि यदि हम आगे बढ़ते हैं, यदि युद्ध में आपको कुछ हो जाता है तो ये बतला रहा है कि सेना भयभीत थी, क्योंकि इस बार विशाल नंद साम्राज्य का हिस्सा था। इस बार जो राज था वो विशाल मगध साम्राज्य से लेकर मगध का वो नंद वंश का भी हिस्सा था, पंजाब तक फैला हो। जब छोटे छोटे राज्यों से ये संघर्ष हुआ तो आगे विशाल साम्राज्य। कुछ लोगों का मानना है कि शायद सिकंदर का यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य से मुलाकात हुई थी। शंकर प्रसाद ने भी अपनी पुस्तक में इस बात को उद्धृत किया है। जहां सिकंदर भारत विजय को चलता है, अपने गुरु अरस्तु से आशीर्वाद मांगता है। अरस्तु कहते हैं भारत विजय तो प्राप्त कर सकते हो यदि तुम्हें भारत का महान सन्यासी
दंडकारण्य महान फिलोसफर दंडकारण्य और राजनीतिज्ञ चाणक्य का यदि तुम्हें संरक्षण मिल जाए, इनका आशीर्वाद और इनका संरक्षण मिल जाए, तब तुम भारत विजय प्राप्त कर सकते हो। कहा जाता है कि जब दंडकारण्य के आश्रम में सिकंदर पहुंचा था, चाणक्य वहां अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वहीं पर मौजूद था, जहां सिकंदर ने अपना परिचय दिया था, विश्व विजयी सिकंदर आपको नमन करता है। तो चाणक्य का जवाब वहीं पर आया था कि तुम्हारे सामने बैठा हुआ यह लड़का भारत का भावी सम्राट है, तुम विश्व विजय कैसे प्राप्त कर सकते हो। ऐसा कुलिखित है जयशंकर प्रसाद की पुस्तक में, और कुछ अन्य इतिहास में भी इस बात का उल्लेख है, लेकिन इसका कोई ज्यादा प्रमाणिक साक्ष्य है। सिकंदर व्यास नदी के पार करने से इनकार करके उसकी सेना दो भागों में, स्वयं स्थल मार्ग से और नियार्कस के नेतृत्व में जल मार्ग से उसकी सेना वापस लौटी। फिर सिंधु के मुहाने पर दोनों सेना आपस में मिल गई, और लेकिन सिकंदर अपना देश मातृ देश लौट नहीं सका। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर वर्तमान इराक के बेबीलोन में उसकी अंतिम संस्कार हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, अपना देश वो पहुंच नहीं पाता। सिकंदर के आक्रमण से जाहिर सी बात है कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, भारत और पश्चिम देशों के बीच एक नई व्यापारिक मार्ग की खोज हुई, और बाद में वो सिल्क मार्ग से जुड़ गया, इससे भारत का व्यापार में काफी वृद्धि। दूसरा, प्राचीन भारतीय सिनेमा नाटक में यवनिका शब्द का प्रयोग होता है, पर्दा गिराना, अर्थात कहीं न कहीं इस यवनिका यवन का भारत आगमन और प्रवेश से जुड़ा हुआ है। और तीसरा, सिकंदर जब आया तो यूनान में इतिहास लेखन की परंपरा थी, तो इतिहास में वह ईस्वी सन तारीख का हिसाब से प्रयोग करते थे। इतिहास लेखन में तिथि क्रम की समस्या, जो भारतीय इतिहास में तिथि क्रम की समस्या बनी हुई थी। अब सिकंदर लिखते हैं कि ये गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में अजात शत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष हुआ। वहाँ को ईस्वी सन का उल्लेख इस प्रकार से था, तो अब 8वां वर्ष पहले निर्धारित करना है, तब 80 वर्ष की आयु निर्धारित करेंगे, तब जाकर के उनकी जन्म को तो थोड़ा सा। लेकिन सिकंदर के आक्रमण से, भारतीय प्रवेश से तिथि क्रम की समस्या का काफी हद तक समाधान, अर्थात बहुत सारे, क्योंकि सिकंदर जब लौटा तो कुछ क्षेत्र में वह यूनानी सैनिकों को छोड़ दिया, कुछ नए नए अपने राज स्थापित पश्चिमोत्तर में किए थे, उसकी सुरक्षा के बाद में सभी सैनिक मौर्य वंश में शामिल हो जाते हैं, मौर्य सेना में। तो देखते हैं कि अशोक जब शिलालेख लिखवाता है अफगानिस्तान के क्षेत्र में, तो वह अरमाइक और ग्रीक अर्थात उसकी भाषा, ताकि वो लोग भी समझ सके, अर्थात वहाँ एक अच्छी खासी ग्रीक बस्ती बस चुकी थी। अब तीसरा आक्रमण जो सिकंदर के बाद होता है, उसी का सेनापति सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर का अगला आक्रमण होता है। तो सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व में भारत के मगध क्षेत्र पर आक्रमण किया। लेकिन जब सेल्यूकस निकेटर आक्रमण किया, तब पश्चिमोत्तर भारत छोटे छोटे प्रांत में नहीं, बल्कि वह विशाल मगध साम्राज्य का हिस्सा था। इसलिए सेल्यूकस निकेटर पराजित हो जाता है, और पराजय के फलस्वरूप उसने तात्कालिक नाम, आज का नहीं, एरिया आराकोशिया जेड्रोशिया और पेरी पे मिसदाई। अब आज का ले तो एरिया अराकोशिया जेडोसिया पेरी पे मिसदाई को यदि वर्तमान नाम ले तो हेरात, ये काबुल कंधार
मकरान और हेरा, ये 4 प्रांत उसने चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस प्रकार पोरस का सम्मान सिकंदर ने किया, उसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर का सम्मान किया और सेल्यूकस निकेटर को उसने 500 हाथी और कुछ अन्य उपहार देकर विदा। एप्पियानस यूनानी इतिहासकार है, वो लिखता है कि दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ और भारतीय परंपरा के अनुसार सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलियन, जिसे हम हेलेन के नाम से भी जानते हैं, कार्नेलियन अर्थात जिसे हेलेन भी के नाम से जानते हैं, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाता है। जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य तो विवाह से इनकार करता है कि भाषा भिन्नता है, लेकिन चाणक्य के दबाव में वो विवाह किया क्योंकि उसकी पुत्री यदि मगध की रानी रहेगी तो भविष्य में यूनानी आक्रमण से भारत सुरक्षित होगा। महारानी जो है राज्य की सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। इस प्रकार से स्थिति ये 3 आक्रमण, एक 2 आक्रमण मौर्य के पूर्व, सिकंदर ये हकमनी जो है कह सकते हैं तो भारत पर हर्यक वंश का शासक था मगध के क्षेत्र में। तीसरा जब दूसरा आक्रमण हुआ तब भारत पर नंद वंश का था और यहाँ पर मौर्य वंश का था। तो 3 वंश के शासन काल में आक्रमण हुआ, तब मगध का फैलाव, जब हकमनी वंश का साम्राज्य था तो मगध का फैलाव जो है वह मगध अर्थात वर्तमान बिहार और थोड़ा सा पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ही था। क्योंकि यहाँ पर जब हर्यक वंश के शासक उस वक्त शायद शासन जो है हर्यक वंश के क्षेत्र में बिंबिसार उस वक्त शासन कर रहा, सिकंदर के समय धनानंद शासन कर रहा था और यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहा था। ये 3 आक्रमण जो ग्रीक थे यूनानी, उसके बाद जो आक्रमण होता है वह मध्य एशिया से होता है। ये 3, पहला ईरान का, दूसरा तीसरा ग्रीक और उसके बाद जो आक्रमण होता है वो होता है मध्य एशिया। तो मध्य एशिया के आक्रमण के बारे में हम लोग अगले कड़ी में देखेंगे। तो आज छोटा सा टॉपिक, क्योंकि थोड़ी देखिए तबीयत भी नासाज है, तो छोटे टॉपिक अगले कड़ी में हम लोग देखेंगे कि वह भारत पर जो कौन कौन विदेशी आक्रांता थे जो मध्य एशिया से, जिसमें पहले तो एक तीर से हो जाता है ईरान, उसमें सबसे पहला जो आया वह ग्रीक ही है, पहला जो आया वो ग्रीक ही है, जिसे 2 शाखा में बटा हुआ था, डेमीट्रियस और यूक्रेटिडस। उसके पश्चात इसे हम हिंद यवन के नाम से जानते हैं और हिंद यवन के पश्चात वो हिंद यवन वास्तव में मध्य एशिया के क्षेत्र में जो सिकंदर और सेल्यूकस का विजयी क्षेत्र था उसी पर वो विजय प्राप्त कर रहा था। वास्तव में ग्रीक से आया नहीं था, वो इसी क्षेत्र पर, इसलिए मध्य एशिया का भी उसे कर सकते हैं। वह सबसे पहला रहा हिंद यवन, उसके पश्चात शक, जो मध्य एशिया का घुमंतु जाति था, उसके पश्चात फिर ईरान का ही था पार्थियन और चौथा था फिर मध्य एशिया का शक। तो इन चारों के बारे में हम लोग अगली कड़ी में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि वीडियो बेहतर लगे तो विद्यार्थीगण लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें, जो अक्सर भूल जाते हैं।